दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली खबर यह है कि यमन के हूतीज ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया था, लेकिन उस अटैक को मिस्र की सेना ने नाकाम कर दिया। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, वहां पर एक धमाके की भी खबर सामने आई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने की बात सामने आ रही है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले बात हूतीज की कर लेते हैं। यमन के हूतीज ने समुद्र से इजराइल की एलियट बंदरगाह पर आत्मघाती ड्रोन को हमला करने के लिए भेजा, लेकिन इस ड्रोन को मिस्र की सेना ने रास्ता में ही नष्ट कर दिया। ड्रोन इजराइल के एलियट बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाया। मिस्र की सेना ने जिस जगह पर इस ड्रोन को मारा वो समुद्री एरिया था, और यह ड्रोन मिस्र की सीमा से काफी दूर समुद्र के करीब था। ऐसा नहीं था कि यह ड्रोन मिस्र के किसी शहर के ऊपर उड़ रहा था, जिस वजह से मिस्र की सेना ने इसको नष्ट कर दिया। समुद्री इलाके से होता हुआ यह एलियट बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इससे मिस्र को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी मिस्र की सेना ने उस ड्रोन को हवाई फायर करके मार गिराया। तो एक बार फिर से इजराइल पर हो रहे हमले को नाकाम कर दिया। अभी 2 दिन पहले की ही खबर है, एलियट बंदरगाह पर ही इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक आत्मघाती ड्रोन भेजा था, लेकिन उस ड्रोन को जॉर्डन ने बीच में मार दिया। तो ये मिस्र, जॉर्डन, ये देश जो हैं इजराइल के ऊपर हो रहे हमलों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। हूतीज लगातार इन देशों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप दूर हट जाएं, हमें अकेला छोड़ दें, हम इजराइल के ऊपर जो हमले कर रहे हैं उन हमलों के बीच में आप ना आएं, इजराइल का साथ ना दें। लेकिन लगातार ये देश हमलों को नाकाम कर रहे हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि नई दिल्ली के अंदर इजराइल का जो दूतावास है, एम्बेसी, उसके पास विस्फोट की एक कॉल आई। पीसीआर पर यह कॉल आई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बहुत सारी टीमें वहां पर रवाना हो गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि धमाके की यह खबर 5:45 पर दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर आई, जिसके बाद सभी लोग वहां पर रवाना हो गए। दिल्ली पुलिस ने फायर विभाग को भी वहां पर बुला लिया, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी वहां पर पहुंच गई। साथ ही साथ जो बम निरोधक दस्ता होता है वो भी इजराइल के एम्बेसी के पास पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने कई सारी एजेंसियों के साथ मिलकर इजराइल के एम्बेसी के आसपास सर्च अभियान चलाया, लेकिन किसी तरह का कोई भी बम से संबंधित सामग्री वहां पर नहीं मिली। खबर के मुताबिक इजराइल की यह एम्बेसी दिल्ली के चाणक्यपुरी में है, और इस एम्बेसी के पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली मैदान है। उसी मैदान से एक धमाके की आवाज आई है, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि ये धमाके की आवाज किस वजह से आई है। लेकिन पुलिस के पास पीसीआर पर कॉल आई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक किसी तरह का कोई भी बम से जुड़ा हुआ सामान वहां पर नहीं मिला है। वहीं दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के करीब जिस जहाज पर हमला हुआ था, उस हमले के पीछे किसका हाथ है, हम उस हमलावर को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। भारत ने जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए तटरक्षक बल, नौसेना, खुफिया एजेंसी और कई सारे अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त टीम गठित की है, जो इस बात की जांच करेगी कि आखिर भारत के करीब जहाज पर हमला किसने किया था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाताल से भी हमलावर को ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, किसने हमला किया है इस बात की जानकारी साफ होनी चाहिए। क्या ईरान का हाथ था, जो अमेरिका आरोप ईरान के ऊपर लगा रहा था, या फिर इस हमले के पीछे अमेरिका का ही हाथ है? ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई, आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि यह ड्रोन हमारा था। देखते हैं कि भारत ने यह जो टीम गठित की है उसकी जांच में किस तरह की चीजें सामने आती हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश से भी 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने की योजना बनाई जा रही है। पिछले हफ्ते ही आपको मैंने खबर दी थी कि हरियाणा की सरकार 10,000 लोगों को इजराइल भेजना चाहती है, क्योंकि इजराइल ने मांग की है भारत से कि 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजे, क्योंकि वहां पर मजदूरों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। जो फिलिस्तीन के लोग इजराइल के अंदर काम करते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हरियाणा की सरकार ने 10,000 लोगों को भेजने का फैसला लिया। अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश से भी 10,000 लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से उन लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा जो लोग इजराइल जाने की इच्छा रखते हैं। उनका डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर इंटरव्यूज वगैरह होंगे। मजदूर, मिस्त्री किस तरह के काम कर सकते हैं, इजराइल में किस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों के आधार पर फिर 10,000 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं वही सवाल रखूंगा, क्या ऐसे हालात में कोई माँ, कोई बाप अपने बेटे को इजराइल काम करने के लिए भेज सकता है? क्योंकि इजराइल इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, कब कहां पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। फिलहाल ये सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, तो देखते हैं कि कितने लोग
जाने के लिए राजी होते हैं। इस खबर को हमारे देश की सभी मीडिया वेबसाइट ने छापा है, जो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं। यह खबर मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा है कि हम 7 मोर्चों से घिरे हुए हैं: योश, गाजा, लेबनान, यमन, इराक, ईरान और सीरिया। हम 7 मोर्चों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें से हमने 6 को जवाब भी दिया है। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो 6 जगह पर हमने भी किए हैं। तो देखिए, मैंने अभी जो खबर बताई थी कि चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है, ये बात खुद योव गैलेंट कह रहा है। दोस्तों, ये खबर और ब्रेक हो रही है कि हुतीज ने आज फिर 2 बड़े जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया है। इस बात की जानकारी ब्रिटेन की तरफ से दी गई है, साथ ही साथ अमेरिका ने भी इस बात की जानकारी दी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने लास्ट 24 घंटे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि 24 घंटे में इजराइल ने 241 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। 20,915 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हैं। वहीं इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन डेनियल हगारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 43 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं दोस्तों, यह खबर आ रही है कि गोलानी ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ को उनके पद से हटा दिया गया है। यह गोलानी ब्रिगेड इजराइल की सबसे बड़ी ब्रिगेड है, जो अब मैदान छोड़कर वापस जा चुकी है। इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। शुजाया के अंदर गोलानी ब्रिगेड के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों को हमास ने मार दिया, जिसके बाद कमांडर इन चीफ को उसके पद से हटा दिया गया है। यह गोलानी ब्रिगेड वही है जिसने गाजा की संसद को भी बम लगाकर उड़ा दिया था, गाजा के सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा दिया था, साथ ही साथ हमास का जो मुख्यालय था उसको भी बम लगाकर उड़ा दिया था। लेकिन अब यह वापस जा चुकी है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जानकारी दी है कि गाजा में पाए जाने वाले एक खतरनाक फंगस से इजरायली सैनिक की मौत हो गई है और सैकड़ों इजरायली सैनिक इस फंगस की चपेट में हैं। गाजा के अंदर एक खतरनाक वायरस ने फंगस की शक्ल ले ली है और यह कई सारे सेना के अधिकारियों को हो चुका है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और यह जानलेवा है। फंगस होने के बाद एक सैनिक को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका। अभी भी कई सारे सैनिकों को फंगस ने अपनी चपेट में ले रखा है। गाजा के अंदर ये जो फंगस फैल रहा है, इसकी वजह सीवेज के पानी को बताया जा रहा है कि सीवेज का पानी मिट्टी में जब मिलता है तो इस तरह का जानलेवा फंगस वहां पर पनप रहा है। बम धमाके हो रहे हैं, सीवेज का पानी भी बाहर आ रहा है, तो इसी वजह से ये बीमारी वहां पर फैल रही है। दोस्तों, चलते चलते यह खबर आपको और बता देता हूं। इजराइल के चैनल 12 ने एक जानकारी दी है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई अब फरवरी से शुरू होगी और हफ्ते में 4 बार सुनवाई होगी। हफ्ते में 4 बार सुनवाई होगी और हो सकता है कि नेतन्याहू आरोपी साबित हो और नेतन्याहू को जेल हो जाए। मैं आपको इस बारे में बहुत पहले बता चुका हूं कि भ्रष्टाचार का मुकदमा खुल चुका है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।